हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम फिर से लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम 2024 में स्केलर एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके अपकमिंग एग्जाम में या फिर आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश इन भारत। कि भारत का जो प्रथम स्थापित जीव संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है इसमें नंदा देवी, ऑप्शन बी है गुल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन सी है नीलगिरी एंड ऑप्शन डी है मानस। तो सबसे पहले अगर हम नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्टैब्लिश है, जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुआ था और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ठीक है, अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया? इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करें हम, गुल्फ ऑफ मन्नार, ये क्या है? भारत का पहला समुद्री जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। फिर अगर हम बात करें नीलगिरी की, नीलगिरी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, यानी कि जीव संरक्षित क्षेत्र है। और ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी क्या है? तमिलनाडु में, या फिर हम बोल सकते हैं जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक में स्टैब्लिश, और यही क्या है? भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और वहीं अगर हम लास्ट ऑप्शन मानस की बात करें तो मानस कहाँ पे स्टैब्लिश है? असम में, जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है, जो कि 1986 में स्टैब्लिश हुआ था, जबकि नंदा देवी 1988 में, गुल्फ ऑफ मन्नार 1987 में और मानस 1989 में स्टैब्लिश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर बाय। तो इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पूछा गया है। आप सभी को पता है कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो किसके थ्रू हम निर्धारित करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के थ्रू। अब हमें बताना है कि जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है इसमें विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है लुइस पास्चर। तो हमने प्रीवियस सीरीज में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी पढ़ लिया था, तो आपको पता है ये इसका आंसर नहीं है। लुइस पास्चर भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो हम अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या किया था? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था 1901 में। और अगर हम बात करें कार्ल लैंडस्टेनर की, तो इनको क्या है? 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। ठीक है, 1930 में। तो हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो कब डिस्कवर हुआ था? कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था 1901 में, और उसके बाद 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1930 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंडिकेट द पार्ट लेबल्ड एज 1 to 4। तो इसमें एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि जो नंबरिंग की गई है उस ऑर्गन का या फिर उस पार्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये जो पिक्चर में डायग्राम दिया गया है, तो ये क्या है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, या हम बोल सकते हैं यूट्रस है। तो हमें बताना है जो इसमें नंबरिंग की गई हो उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ए से बात करें तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं। फिर आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रीन। यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, सेकेंड वाला हमने क्या बोला कि ये क्या है? फिम्ब्रीन। उसके बाद अगर थर्ड वाले की बात करें तो ये क्या है? सर्विक्स, या फिर हम बोल सकते हैं माउथ ऑफ सर्विक्स। और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो ये यूट्रस है, और यूट्रस का भी कौन सा पार्ट? फंडस। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में पहला क्या है? इसमें आपने देखा ओविडक्ट, दूसरा दिया गया है फिम्ब्रीन, और तीसरा दिया गया है सर्विक्स, एंड फोर्थ वन है फंडस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट ब्लड टू इंडिविजुअल ऑफ विच ब्लड ग्रुप। तो इसमें पूछा गया है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, रक्तदान कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है ओनली ओ, फिर ऑप्शन बी है इसमें ए बी, ठीक है, ऑप्शन सी है इसमें ए बी, और ऑप्शन डी है ए बी
ए बी और ओ, यानी कि सारे ही ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ को हम कंसीडर करते हैं एज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्यों? अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इनमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी है वो तो एंटी ए एंटी बी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसी की, तो उनकी आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की और उनकी आरबीसी की, तो उनकी आरबीसी में क्या होगा, जो एंटीजन ए है और एंटीजन बी है वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते। इसलिए ये क्या है, किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप बी को, ब्लड ग्रुप ए बी को और ब्लड ग्रुप ओ को ब्लड डोनेट कर सकती है। लेकिन अगर हम वही बात करें ओ नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव ही क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ओ पॉजिटिव की बात करें, तो ओ पॉजिटिव क्या है, सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द एरियल रूट ऑफ सम आर्किड एंड अदर एपिफाइटिक प्लांट्स अ स्पेशलाइज्ड वाटर एब्जॉर्प्शन टिश्यू इन प्रेजेंट। तो इसमें बताना है कि कुछ आर्किड हो गए या फिर अप्रिरोही पौधे होते हैं जिनमें जल अवशोषण के लिए एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक या फिर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और हमें बताना है कि वो कौन से। तो ऑप्शन है इसमें फैलम, ऑप्शन बी है मोटर सेल्स, ऑप्शन सी है वेलेमन और ऑप्शन डी है इसमें पासेस सेल। तो सबसे पहले हम फैलम की बात करें, तो फैलम को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट में। यानी कि ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे प्लांट का, साथ में जो वाटर लॉस हो रहा है उनके लिए भी हेल्प करेंगे, यानी कि जो पौधे उनमें से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। साथ में जो फैलम होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। लेकिन ये क्या करते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। वहीं अगर हम बात करें मोटर सेल की, तो मोटर सेल्स क्या है, ये सेल्स है, टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। और अगर हम वही बात करें मोटर सेल, तो मोटर सेल क्या होते हैं, जो लीफ में फोल्डिंग या फिर अनफोल्डिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जो भी लीफ हो गए, पत्ते हो गए, वो मुड़ रहे हैं, फोल्डिंग हो रही है उसमें या फिर अनफोल्डिंग हो रही है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये मुख्य रूप से जो ब्यूलीफॉर्म घास होती है उनकी कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। अब वहीं हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेलेमन की, तो वेलेमन ही क्या है, स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जो कहाँ पे, एरियल रूट, यानी कि जो हवाई जड़ें हो गई उनमें, या जो एपिफाइटिक ऑर्किड हो गए उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही क्या करते हैं, इनमें क्या होते हैं, जो इनकी डेड सेल होती है इनकी लेयर में ही डिपॉजिट होती जाती है, और यही जो डेड सेल डिपॉजिट हुई है ये क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल से नमी को मॉइस्चर करते हैं और एब्जॉर्ब करने का काम करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी वेलेमन, क्योंकि वेलेमन ही क्या है, एरियल रूट या फिर जो एपिफाइटिक ऑर्किड हो गए उनमें पाए जाने वाले स्पेशलाइज टिश्यू है। और इसमें क्या होता है, इनकी जो डेड सेल होती है वो लेयर में डिपॉजिट होती जाती है, और जो क्या करेगी, वायुमंडल से नमी को या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पासेस सेल की, तो ये भी क्या है, सेल से टिश्यू नहीं है, और ये क्या होती है, जो हमारे एंडोडर्मिस प्लांट होते हैं उनके रूट में प्रेजेंट होते हैं, और ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन या फिर न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है वेलेमन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट एग्जिबिट एंडोमोफिली। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पादप कीट परागण या फिर एंडोमोफिली नहीं है। तो ऑप्शन ए दिए गए इसमें कोलोकेसिया, ऑप्शन बी है फिग, अंजीर, ऑप्शन सी है मीज मक्का एंड ऑप्शन डी है सेल्विया। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें पूछा गया कीट परागण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए कोलोकेसिया की बात करें, तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट के थ्रू ही होगा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कीट परागण हो रहा है। जैसे कि बेटल्स हो गए, भृंग्स हो गए, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें पूछा गया कीट परागण नहीं हो रहा है, तो कोलोकेसिया की बात करें तो इसमें कीट परागण हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। फिग की बात करें तो इसमें भी जो पॉलिनेशन होता है वो ततैया हो गई या फिर फिग वैप्स हो गए, उनके थ्रू हो गए, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, कीट परागण हो रहा है। वहीं अगर हम मेज की बात करें, तो इसमें जो मेनली पॉलिनेशन होता है, यही मेनली जो पॉलिनेट होंगे वो वायु के थ्रू, यानी कि विंड के थ्रू होगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, वायु परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी प्लांट में या किसी में वायु परागण हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है।
और जो ऑप्शन सी है वही इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें कीट परागण ना होकर क्या हो रहा है, वायु परागण। और वहीं अगर हम सल्विया की बात करें तो सल्विया में जो पॉलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, मधुमक्खी या बीज के थ्रू होता है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, कीट परागण हो रहा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट कुड बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ हिज पेरेंट्स। तो हमें बताना है कि किसी बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके माता पिता का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं इसमें ए एन बी, ऑप्शन बी है इसमें ब्लड ग्रुप ए एन ए बी, ऑप्शन सी है ए बी एन ओ एंड ऑप्शन डी है बी एन ए बी। वैसे तो इसका जो आंसर है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ओ एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है। तो और तीनों में ए बी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। अब आप सभी को पता होगा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वही डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप को, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स का इनहेरिटेंस जीन है वो डिटरमाइन करेगा उसके बेबी या फिर उसकी आने वाली जनरेशन के ब्लड ग्रुप को। और जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने। अब बोल सकते हैं हम ईच पेरेंट्स के पास एक एक एलील होता है जो वो अपने बच्चे को या फिर अपने बेबी को पास करते हैं। और पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में या तो ए एलील होगा या तो बी एलील होगा या फिर ओ एलील होगा, ठीक है। और यही क्या करेंगे, वो पास करने का काम करते हैं। अब इनमें अगर हम ए बी की बात करें तो ये क्या है, डोमिनेटिंग एलील है, और ओ क्या है, रिसेसिव एलील है, यानी कि ओ हमेशा रिसीव हो जाता है। मतलब कि दोनों पेरेंट्स के जो एलील है वो पास होंगे और उसके बेबी के पास जाएंगे और बेबी का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेंगे। तो अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू जेनेटिक प्रिंसिपल की जेनेटिक सिद्धांत क्या बोलते हैं कि जीनोटाइप और उसके ब्लड ग्रुप ही डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप को हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो अनुवांशिक संरचना है एलील की, कि जब एलील कंबाइंड हुए और उन्होंने एक अनुवांशिक संरचना या फिर एक ट्रेट को डिटरमाइन किया, उनको हम बोल रहे जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेगा कि जब जीनोटाइप आएंगे मदर पेरेंट्स से तो वही डिटरमाइन करेगा कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बेबी के आई कलर क्या होंगे, हाइट क्या होंगे। और वहीं अगर हम एलील की बात करें तो एलील क्या होते हैं, विपरीत लक्षणों के जोड़े या फिर युग्म होते हैं जो जीन में प्रेजेंट होते हैं। विपरीत मतलब एक मदर से आए एक पेरेंट से आए और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, वही क्या होता है, एलील होता है, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप्स की बात करें कि जब वो कंबाइंड हुए दोनों जीन और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेट शो किया उसको हम बोल रहे जीनोटाइप। मे भी हो सकता है मदर के ट्रेट को फॉलो करे या फिर फादर के ट्रेट को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप हो गया, आई कलर हो गया और हाइट हो गया। अब बात करते हैं कि जो जीनोटाइप है उसके ब्लड ग्रुप है वो काम कैसे करते हैं। तो अगर देखो किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, ए और ए ओ, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें जीनोटाइप बी और बी ओ होंगे। अगर किसी पे ओ है उस पे ओ जीनोटाइप होंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप क्या होंगे, ए बी होंगे। अब आपने ये तो देख लिया कि जो ब्लड ग्रुपिंग है उनके जीनोटाइप क्या होंगे। अब बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप विद ओ, क्योंकि बेबी के पास तो ओ ही ब्लड ग्रुप है, यानी कि ओ इसमें मेन हमारा रिसेसिव है, ठीक है। अब देखो अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए और ओ है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ए ओ और ओ, यानी कि ओ को प्रोड्यूस किया उसने। अगर बी एंड ओ है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है बी ओ और ओ को। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर बी है तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी ओ और बी ओ को। वहीं अगर हम बात करें ए बी की तो ए बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी और रिसेसिव क्या है, ऑल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए बी को ही प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम ओ एंड ओ की बात करें तो वो ऑलवेज क्या करेगा, ओ को ही प्रोड्यूस करेगा। तो हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा पेरेंट्स का, या तो ए एंड बी होगा, ठीक है, या तो ए एंड ओ होगा, या फिर बी एंड ओ होगा, तो या फिर ओ एंड ओ होगा। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है वही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ए बी और बी बी है। अगर हम बी ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें ए बी आ रहा है, जबकि ए बी के पास तो ओ एंटीजन होता ही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी में भी सेम ए बी आ गया, तो इसमें भी ओ होता ही नहीं है। और अगर हम डी की बात करें तो इसमें भी ओ होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप बी एंड इज मदर हैज ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर।
तो आपने वैसे कॉन्सेप्ट तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ ही लिया, तो हमें इसमें बताना है कि अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप बी और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो पिता का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सारे देख ही लिए थे कि जेनेटिक और उसके फिनोटाइप, और हमने देख लिया था कि कौन किसको रिसीव करेगा। तो अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया है कि जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो हमें बताना है कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब हमें पता ही है कि जो ब्लड ग्रुप है वो 2 एलील से डिटरमाइन होगा, तो हम मान लेते हैं कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, ओ को पास कर दिया, और बी का ब्लड जो बेबी है, ठीक है, जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यानी कि उसने क्या किया, फादर से बी एलील को रिसीव किया, तभी क्या हुआ, उसका ब्लड ग्रुप क्या बना, बी बना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यानी कि फादर ने क्या किया, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम या फिर बी, या तो फादर का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, तभी तो उसने क्या किया, बी को पास किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप बी और ए बी, क्योंकि उसने या तो बी को पास किया होगा या फिर ए बी को पास किया होगा, तभी क्या हुआ, ब्लड जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या बना, बी ओ बना। और यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है मदर का तो ओ ही हुआ होगा, तभी उसने क्या किया, ओ को पास किया। अगर यहाँ पे ए बी होता तो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी बोला गया है, तो यानी कि फादर से आया है वो बी और मदर से उन्होंने रिसेसिव को यानी कि ओ को रिसीव किया, तो ब्लड ग्रुप बी एंड और ए बी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ बोथ पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए बी व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इसमें पूछा गया है कि जो माता पिता है उनके दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, लेकिन हमें बताना है कि उसके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर ही लिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो ब्लड ग्रुप जो डिटरमाइन होता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के थ्रू डिटरमाइन होगा, और हमने पहले भी पढ़ा कि जो ए और बी एलील होता है वो डोमिनेटिंग होंगे और ओ एलील हमेशा रिसेसिव होगा। यानी कि जो पेरेंट्स है या फिर पर्सन है वो ब्लड ग्रुप ए बी है अगर उसका, तो उसके पास जीनोटाइप क्या है, ए और बी जीनोटाइप है। ठीक है, यानी कि अगर बोथ पेरेंट्स के पास ए बी ब्लड ग्रुप है, तो अगर उसके बेबी की बात करें तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर एक पेरेंट्स ने क्या किया, एक एक पेरेंट्स से उसने ए रिसीव कर लिया, या बी बी वन पेरेंट से और बी ही दूसरे पेरेंट से रिसीव कर लिया, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए या फिर बी। और या फिर उन्होंने क्या किया, एक पेरेंट से ए और दूसरे पेरेंट से यानी कि फादर से बी रिसीव कर लिया, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बी। तो यानी कि अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ए बी, इन तीनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप उनके बच्चे का हो सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक स्ट्रिप्टेड टाइगर पॉपुलेशन कैन बी सीन इन द वाइल्ड ओनली एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काली पट्टियों वाले बांध की समिष्टि को केवल प्राकृतिक रूप से निम्न में से कहाँ देखा जा सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि हमें बताना है कि जो काला या ब्लैक स्ट्रिप्टेड टाइगर है वो कहाँ पे मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें सुंदरीटेनियन, ऑप्शन बी है सिमलीपाल, और ऑप्शन सी है पन्ना, और ऑप्शन डी है बोर। तो सबसे पहले अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो जो हमारा सिमलीपाल है वहां पे ये ब्लैक स्ट्रिप्टेड टाइगर देखने को मिलते हैं। ये वर्ल्ड का ओनली प्लेस है जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप्टेड टाइगर देखने को मिलता है। और ये जो ब्लैक स्ट्रिप्टेड टाइगर है इनमें क्या है, जीन म्यूटेशन किया गया है, और उसी जीन म्यूटेशन की वजह से इनकी जो काली पट्टी है वो क्या होती है, अधिक चौड़ी होती है और अधिक घनी होती है, मतलब बहुत ज्यादा डेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम पन्ना की बात करें तो ये क्या है, टाइगर रिजर्व प्लेस है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और बोर की बात करें तो ये भी टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडुला रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल। तो हमें बताना है कि जो रेडुला नामक अंग है वो निम्न में से किस संघ में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन बी है इक्नोकॉर्डेटा, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडास एंड ऑप्शन डी है मोलिस्का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा की, जो हेमिकॉर्डेटा है वो क्या है, मरीन एनिमल है, समुद्री एनिमल है, और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे इनमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो नोटोकॉर्ड के जैसा होगा। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बेलनोग्लास हो गई, या फिर जो सेक्लोग्लास हो गई वो इसका, सेक्नोग्लोलस हो गई वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें रेडुला नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इक्नोकॉर्डेटा की,
इक्नोकॉर्डेटा की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, कांटेदार होती है, या फिर हम बोल सकते हैं रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ये भी क्या होता है, मरीन एनिमल होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा स्टार फिश हो गई, सी कुकम्बर हो गए, ठीक है। और इनका जो ये यूनिक स्ट्रक्चर है, यही इनको क्या बताता है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनमें, एक यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा, जिसके कारण जो इनकी सिमेट्री है वो कैसी होगी, रेडिकल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडाज होते हैं, हमें पता है ये क्या है, एक लार्जेस्ट फाइलम है या फिर लार्जेस्ट संघ है, जिनमें इंसेक्ट्स हो गए, मकड़ी हो गई, झींगे हो गए, या फिर मरीन पॉट्स आते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं या फिर उपांग होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्सोस्केलेटन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनकी जो बॉडी वो क्या होगी, सेगमेंटेड होगी, यानी कि इनका जो मैंडेबल हो गया या फिर बॉडी होगी वो सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन इनमें रेडुला प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मोलिस्का इसका राइट आंसर है। अब मोलिस्का की बात करें तो मोलिस्का क्या होता है, एक डाइवर्स संघ है, ठीक है, यानी कि डाइवर्स फाइलम है। इनकी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, जैसे कि स्नेल आपने देखा होगा, ऑक्टोपस, क्लेम्स हो गया, या फिर मोलिस्का हो गए, ठीक है, घोंगे, स्नेल। और इन्हीं में क्या होता है, रेडुला प्रेजेंट होता है, स्नेल हो गया, घोंगे हो गए, इनमें क्या होता है, रेडुला प्रेजेंट होता है। ये रेडुला क्या करते हैं, भोजन को खुरचने या फिर काटने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी मोलिस्का, जो किसमें प्रेजेंट होगा, स्नेल, ऑक्टोपस, ठीक है, घोंगे, इनमें प्रेजेंट होगा। और एक किसके लिए, ये रेडुला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, भोजन को खुरचने या फिर काटने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम ऑफ द गिवन प्लेसेंटेशन फाउंड इन द कुकम्बर ओवरी की ककड़ी के अंडाशय में उपस्थित दिए गए बीजांडाश चित्र का नाम बताइए। तो ऑप्शन है इसमें बेसल प्लेसेंटेशन, ऑप्शन बी है पैराइटल प्लेसेंटेशन, ऑप्शन सी है एक्सियल प्लेसेंटेशन, और ऑप्शन डी है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है पैराइटल प्लांटेशन, ऑप्शन बी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बेसल प्लांटेशन की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होंगे, सूरजमुखी और गेंदे के फूल में। वहीं अगर हम बात करें पैराइटल प्लेसेंटेशन की, तो यही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सरसों हो गए, ककड़ी हो गए, उनमें प्रेजेंट होंगे। और एक्सेल प्लांटेशन की बात करें तो टमाटो, कॉटन, लेमन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और फ्री सेंट्रल की बात करें, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की, तो ये किसमें प्रेजेंट होंगे, जो डाइथेनस हो गए, ठीक है, या फिर प्रोमुला हो गए, उनमें प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैराइटल प्लांटेशन, जो कि ककड़ी, सरसों में प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें कॉलम ए दिया गया और कॉलम बी, और हमें बताना है इनका करेक्ट मैच क्या है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो स्टार्ट हुआ था 1991 से 1992 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। फिर बात करते हैं गेर लॉयन प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्लान स्टार्ट हुआ था 1980 में। और लास्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 1982 में आया था। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम द रूट सिस्टम डेवलपिंग इन द गिवन ब्रायोफाइलम लीफ डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो ये आपको दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है लीफ का, और हमें इसमें बताना है हमें कौन सा रूट डेवलप होंगे। ठीक है, जो इसमें छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं रूट, ये बताना है कि इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें एडवेंचर्स रूट, ऑप्शन बी है क्लिम्बिंग रूट, ऑप्शन सी है टैप रूट, और ऑप्शन डी है स्लिट रूट। तो सबसे पहले अगर हम एडवेंचर्स रूट की बात करें तो ये क्या है, ब्रायोफाइलम की पत्ती के किनारे में छोटे छोटे पौधों में निकलती है। यहाँ हम बोल सकते हैं जो एडवेंचर्स रूट होती है वो कौन सी रूट होती है, जो हमारे प्लांट्स के मेन रूट से ना निकलकर उनकी पत्तियों से, तने से निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एडवेंचर्स रूट बोल रहे हैं। और डायग्राम में देखिए कि ये जो जड़ें हैं या ये जो रूट्स है, ये क्या है, मेन जो प्लांट है, प्लांट के मेन रूट से ना निकलकर कहाँ से निकल रही है, पत्तियों से। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडवेंचर्स रूट। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पेड़ों की जड़ों से या प्राइमरी रूट से ना निकलकर तने, पत्तियों या फिर किसी भी अन्य भाग से निकल रही है, उनको हम एडवेंचर्स रूट बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एडवेंचर्स रूट। अब वहीं अगर हम क्लिम्बिंग रूट की बात करें तो ये चढ़ाई वाली, जैसा आपने देखा होगा मनी प्लांट होता है या फिर बिट्टल यानी कि पान होते हैं, उनमें कौन सी जड़ें देखने को मिलती है, क्लिम्बिंग जड़ें। वहीं अगर हम टैब रूट की बात करें तो जो टैब रूट्स होती है इनको हम मुख्य जड़ें बोलते हैं, यानी कि जो मेन रूट्स होती है, जैसे कि गाजर में होती है, मूली में होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्प्लिट रूट की, तो स्प्लिट रूट को हम सहायक या फिर स्तंभ जड़ें भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं,
मक्का हो गया, केवड़ा हो गया, गन्ने वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है स्प्लिट रूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवेंशियस रूट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। तो इसमें हमें बताना है कि एक्स क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन है इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी है टर्नल सिंड्रोम, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी है थैलेसीमिया। तो वन बाय वन हम पहले देखते हैं इनके ऑप्शन को। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें तो ये भी क्या है तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर, लेकिन ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होगा, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी के कारण होगा। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें जो ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, ये क्या करता है, जो फिनाइल एलेनाइन है यानी कि जो ये अमाइनो फिनाइल एलेनाइन का एक अमाइनो एसिड है, इसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर ये एंजाइम ना प्रेजेंट हो तो उसके कारण क्या होगा, जो फिनाइल एलेनाइन है यानी कि जो अमाइनो एसिड है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, और जो वो फिनाइल एलेनिन है वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होता रहेगा, और जो क्या कॉज करेगा, सीजर हो गया या फिर अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो गए, मानसिक कंडीशन हो गई, उसको कॉज करता है और कभी कभी डेथ को भी लीड करता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेनली जो एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम उसकी डिफिशियंसी हो रही है, ना कि एक्स क्रोमोसोम्स की। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टर्नल सिंड्रोम। तो हमने वैसे टर्नल सिंड्रोम ये वाला क्वेश्चन पहले एक प्रीवियस सीरीज में भी डिस्कस किया था। टर्नल सिंड्रोम में ही क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम्स है या फिर एक्स क्रायोटाइप है फीमेल में, वो मिस हो जाता है, यानी कि एक क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है और क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं, 45। यानी कि हम बात करते हैं अगर फीमेल, तो फीमेल में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम्स की डिफिशियंसी हो जाती है और एक ही बचता है। ठीक है, और इसमें यही पूछा गया कि एक एक्स क्रोमोसोम्स एब्सेंट हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा, तो टर्नल सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी यानी कि टर्नल सिंड्रोम इसका राइट आंसर है। और जिस भी फीमेल को टर्नल सिंड्रोम देखने को मिलेगा तो उसमें क्या होगी, जितनी भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिलेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे कि इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एब्सेंट हो सकती है। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। दो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, जिसमें जो 21 वाला क्रोमोसोम्स है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी। और बात करें अगर हम थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया क्या है तो हेरिडिटरी कंडीशन, लेकिन एक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्नल सिंड्रोम। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपेंस इफ द RH नेगेटिव मदर कैरी एन RH पॉजिटिव फीटस। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया नो इफेक्ट इन द प्रेगनेंसी, बी सेकंड है हिमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, ठीक है, सी है द बेबी ब्लड चेंज टू RH नेगेटिव, और ऑप्शन डी है द बेबी डेवलप इम्यूनिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्या कंडीशन शो कर रहा है, RH नेगेटिव और बेबी क्या है RH पॉजिटिव, तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी को बता रहा है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, इनकम्पेटेबल है। ठीक है, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो सही नहीं है, और इससे क्या होगा, जो बेबी हो उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यानी कि पहले से ही बेबी को कोई जो हिमोलाइटिक डिजीज है वो कंडीशन अराइज हो गई। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इसने बोला कि कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा, हिमोलाइटिक डिजीज देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, वैसे हम अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो उस टाइम पे कोई इफेक्ट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मदर है उसके इम्यून सिस्टम में पहले से कोई RH पॉजिटिव बॉडी सेंसिटाइज नहीं कर रही। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या है, जो पहले से विकसित भ्रूण होगा उसमें क्या होती है, एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होती है, तो क्या करेगी, जो उसकी RBC वो अटैक करना शुरू कर देगी, यानी कि जो मदर की RBC है वो क्या करेगी, अपने बेबी की RBC को अटैक करना शुरू कर देगी, और वो कॉज करेगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो क्या होता है, हिमोलाइटिक एक डिजीज होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमोलाइटिक डिजीज। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ए एंड द फादर ब्लड ग्रुप इज ओ, व्हाट कुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। तो इसमें पूछा गया है कि अगर बेबी का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर हम वैसे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप, अब हमें पता ही है कि जो ABO ब्लड ग्रुप बनेगा उसमें ए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि ए भी कंट्रीब्यूट करेगा ए एलील के लिए, यानी कि क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि फादर है उसका ब्लड ग्रुप तो ओ है, लेकिन जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप ए है,
क्योंकि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए और ए होगा तभी क्या होगा, जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। क्योंकि ए और ए बी से ही क्या होगा, जो एलील बेबी है उसमें ब्लड ग्रुप ए जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैं बताना है कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें कौन सी सेल RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन है इसमें बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल्स एंड ऑप्शन डी है इसिनोफिल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वही क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड ग्रुपिंग इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी कि फॉरेन बॉडी आएगा या फिर फॉरेन ब्लड एंटीजन आएगा तो ये बी लिम्फोसाइट से क्या करती है, एक्टिवेट हो जाती है, रिएक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी लिम्फोसाइट। वहीं अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स भी क्या है, एक टाइप ऑफ WBC है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है, जो मेन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसिनोफिल्स की बात करें तो इसिनोफिल्स भी क्या है, टाइप ऑफ WBC है, जो मेनली एलर्जिक रिएक्शन या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन आया तब एक्टिवेट होगी, तब रिस्पॉन्स करेगी। और वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स क्या आता है, हम बोल सकते हैं हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का पार्ट होती है। यानी कि जब भी कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई भी इन्फेक्शन आ गया, तो उस टाइम पे फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी न्यूट्रोफिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक विद विच एंटीजन। तो इसमें हम बताना है कि जो बॉम्बे रक्त समूह होता है उसमें कौन सा एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी, ए बी और एच। तो अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक दुर्लभ टाइप का या फिर रेयर ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एच एंटीजन एब्सेंट होता है। आप देख सकते हैं एंटीजन इसके पास है ही नहीं, ना तो एच और ना ही ए बी है। और अगर हम बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, तो इसके पास ना तो ए एंटीजन है, ना तो बी एंटीजन है और ना ही एच एंटीजन है। तो इसमें पूछा गया है कि द बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक ऑफ विच एंटीजन। तो इसके पास क्या है, एंटीजन है ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एच एंटीजन। अब देखो वैसे तो इसमें क्या है, तीनों ही एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें ए बी एंटीजन को बनाने के लिए एच जो एंटीजन है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए बी इसका वैसे राइट आंसर है, बी बी इसका राइट आंसर है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है एच एंटीजन। यानी कि इसमें एच एंटीजन ही नहीं है, तो ए और बी एंटीजन कैसे बनेंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ब्लड ग्रुप इज सेफ फॉर एन RH नेगेटिव इंडिविजुअल टू रिसीव। तो हमें बताना है कि RH नेगेटिव व्यक्ति में कौन सा रक्त समूह सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। तो RH नेगेटिव है, RH फैक्टर क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ही हम इसमें एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो दिया गया ओनली RH, तो वो तो हम दे नहीं सकते क्योंकि वहां पे क्या बोला गया है, नेगेटिव, और ये क्या है, RH पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी ओनली RH नेगेटिव, तो वहां पे भी RH नेगेटिव है, यहाँ पे भी RH नेगेटिव है, यानी कि कंपेटेबल है। ठीक है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर हेमोलाइटिक रिएक्शन नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अगर हम बोथ की बात करें तो इसमें फिर से पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।